जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हम लोगों ने मास्टर वीडियो कवर किया था और आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया था। तो पूरे के कंप्लीट सीरीज़ की तरफ आज हम लोग फिर 8 बजे की अपनी क्लास में, ये लाइव क्लास में आप मास्टर वीडियो को कवर करेंगे, जो कि ए पार्ट का विश्व का भूगोल रहेगा। ठीक है, भूगोल के पार्ट में हम लोग विश्व के भूगोल को मास्टर वीडियो की तरह कवर करेंगे UPSSC के द्वारा, मतलब UPSSC, ठीक है, के थ्रू जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने बैक डेज में अलग अलग एग्ज़ामों में, ठीक है, उन सारे चीज़ों का इसमें कलेक्शन है। और अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि बीते दिनों में UPSSC ने कौन कौन से सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कराए जाएंगे, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। ये विश्व का भूगोल का सीरीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इतना जूम कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ओके। चलिए, पहला प्रश्न आपके पास देखिए। टोटल इसमें आपको जो भी प्रश्न संख्या मिलेगी देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, तब तक अगर आपको आंसर देना होगा आप आंसर लिख सकते हैं, बाकी मैं आंसर तो दिखाऊंगा ही। ठीक है, देखिए, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा, ठीक है, जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, लीबिया। पेपर में देखिए पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। ऐसे ही फटाफट मैं आंसर भी आपको दिखाता रहूँगा। सवाल पूछते वक्त अगर आपके पास आंसर है तो आप ज़रूर ऑप्शन बताएं। देखिए, इसका ऑप्शन सही है बी। कह रहा है कि सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। ठीक है, विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहां कोई नदी ही नहीं बहती है, जैसे कि ओमान, कतर, कुवैत आदि ऐसे देश हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी में है, जर्मनी में, रोमानिया में, ऑस्ट्रिया में है। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में ये सवाल पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपके सामने ये रहा। इसमें लिखा हुआ है कि डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है, पहली चीज़, ठीक है। और यह नदी, ठीक है, जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउसिंगन कस्बे के पास शुरू होता है, ठीक है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। अंत में आप देखेंगे तो काला सागर में जाकर समुद्र में मिलता है। काला सागर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, वो प्लेस मिलेगा जॉर्जिया के पास। ठीक है, जॉर्जिया एक ऐसा देश है जो टच करता है। ठीक है, डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी की कुल लंबाई 28-42 किलोमीटर है, जो 5 पूर्वी यूरोपीय देशों से गुजरती है। ध्यान रहे कि वोल्गा नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इससे पहले डैन्यूब नदी है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं तीसरा। तीसरे प्रश्न में कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसी। तो देखिए, ये भी किसी परीक्षा में पूछा गया। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, यांगसी। यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ था, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर बोलते हैं। ठीक है, नदी जो है उत्तर संघाई में बहती है, चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव जो उत्तर पश्चिम में दक्षिण की ओर है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पीला सागर। तो इन सारे पॉइंट्स को आप देखिए और समझिए कि आपने जो बीते दिनों में जो पेपर UPSSC ने पूछा है, क्या आपको सारी चीज़ें तैयार हैं? चौथे नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो, नाइजर। देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया। चलिए, इस सवाल का देखते हैं जवाब क्या है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप में। तो आंसर इसका क्या है? कांगो। ठीक है, एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका का सबसे, क्या, आइए देखते हैं और आगे। ठीक है, सबसे
देखिए ये सीरीज़ आपको काफ़ी बेहतर लगेगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बैक डेज में हुए उनको लिखा है। सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रहे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप तैयार रखिए, मैं इसके PDF आपको अवेलेबल करवा दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF अवेलेबल कराया जा रहा है। आगे चलें, इसके प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। इसका प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटता है, इसमें नदी का पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए भूजल संसाधन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं बैक डेज में, उसको देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 30%, 3%, 0.3%, 0.17%। तो इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए इसका आंसर है कि पृथ्वी का जो जलीय ग्रह है और नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल को 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध की कुल क्षेत्रफल के लगभग इतने प्रतिशत 7% है भाग पर जल, जबकि दक्षिण गोलार्ध पर लगभग 80% भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारा जल है, ठीक है। और दोनों गोलार्धों में अगर महासागरों में मौजूद है तो केवल 3% ताज़ा जल है। तो इसका आंसर क्या था? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा सतह जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील है, कुआं है, समुद्र है, टैंकर है। इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है झील सतह पर जल संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। आइए देखते हैं कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर इसका डी ऑप्शन सही था। डी में क्या था आपके सामने? नदी था, ठीक है। डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97.5% भाग खारे पानी के रूप में समुद्र में मौजूद है, जबकि 2.5% जल ही मीठे के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों तथा हिम टोपियों के रूप में मौजूद है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत झीलों, जल झीलों इत्यादि से आता है। उपरोक्त प्रश्न में हम कह सकते हैं कि मीठे पानी का जो स्रोत है वो नदी है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पर्वतों और पहाड़ियों से जो आपके पुराने दिनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको विश्व के भूगोल में देखने को मिल रहा है। कह रहा है यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड, रूस, यूक्रेन। तो देखिए लोअर एग्ज़ाम में पूछा गया इस प्रश्न का, देखते हैं आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए दूसरा पेज हमारे सामने है। आंसर इसका क्या है? रूस, ठीक है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार जो है यूरोप से लेकर एशिया दोनों में है, महाद्वीपों में, ठीक है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस है जो रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 56-33 मीटर, ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9वां नंबर प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? माउंट पुंसेक जया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ। तो आइए देखते हैं इसके सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए इस सवाल का जवाब है माउंट चिम्बराजाओ, जिसे इक्वाडोर बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका बी सही है। पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है। चूँकि पृथ्वी गोल नहीं है या दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें विषुवत रेखा इसका व्यास सबसे अधिक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये तो बहुत कॉमन सा, आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन सीधा ले लीजिए, बी ऑप्शन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के सबसे, और यह जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास देखिए,
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? किलिमंजारो, एल्ब्रुस पर्वत, मैकिनली पर्वत, अकांकागुआ पर्वत। चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। विधान भवन रक्षक में पेपर में पूछा गया है। कह रहा है एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो अकांकागुआ पर्वत है, जो कि कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस, हिमालय काराकोरम, एंडीज़, तिब्बत। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है सी, एंडीज। कैसे? देखिए, कह रहा है एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में 7242 है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका 4800। बाकी तो जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे एंडीज पर्वत। अब देखिए मरुस्थल और शुष्क से जो सवाल आपके बैक डेज में गए वो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं। इस सवाल का आंसर है सी भैया। ठीक है, तनामी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी जो ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व से स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल जो है 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के मुख्य वनस्पतियों में स्पिनेक्स घास जो नुकीले पत्ती वाले होते हैं, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियों आदि होती है। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा मरुस्थल में नहीं होता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। चलिए इस प्रश्न का देखते हैं जवाब। देखिए सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, याद रखिए। यह अफ्रीका में उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर में लाल महासागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के, देखिए सारी चीज़ें तो जानते चले जाइए, सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं होता है। ठीक है, ये पेपर में देखिए पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बी ऑप्शन। जो विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल था सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हुआ है। ठीक है, आगे चलें। 16 नंबर प्रश्न, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका भी आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर सी और डी दोनों है। मतलब आप उज्बेकिस्तान लगा रहे हैं तब भी ठीक है, तुर्कमेनिस्तान लगा रहे हैं अब तब भी ठीक है। ठीक है, करजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य है। ठीक है, वन से देखिए जो प्रश्न पूछे गए आपके पेपर में उसको देखते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है, पर्णपाती वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, ये कम घने होते हैं और अन्य के निश्चित रूप से अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम इस तरीके के महत्वपूर्ण पेड़ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है?
अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर देखिए बी ऑप्शन, एशिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेज नेक्स्ट। देखिए 7 पेज है, हम लोग पहुंच गए तीसरे नंबर पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, पूछा विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, भारत में है, तंजानिया में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है। 10 सेकंड नहीं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर आपने क्या किया, सी ऑप्शन लगा लिया, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं। काफ़ी कुछ कहानी में लिखा है, तो कहानी को जानने मत जाइए, ये खाली इसमें ये जान लीजिए कि जो विश्व में सर्वाधिक घने व लंबे वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं, ब्राज़ील के जो अमेजन बेसिन में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलें। ये देखिए मिलान क्रम कुछ आ गया, मैं इसका डिटेल दे देता हूँ सीधे आपको, मिलान क्रम में क्या सही है। कह रहा है मानसूनी वन की बात होगी तो सागौन तथा साकू, विषुवत रेखीय वन की बात होगी तो महागनी एवं रोडवुड, भूमध्य सागरीय वन की बात होगी आलू बुखार, प्लम एवं जैतून, कोणधारी वन चीड़ तथा फर। प्रश्न देखते हैं जो विश्व के राजनीतिक भूगोल से पूछे गए वो प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए यूरोप में कितने देश हैं, 28, 33, 44, 30। देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। इसका आंसर है सी 44। यूरोप महाद्वीप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इस महाद्वीप में देश की संख्या 44। रूस और तुर्की दो ऐसे देश के जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में है। आगे चलें, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से देश में किसकी बहुत साफ नहीं दिख रहा है, सीमा लिखा है, अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती है। उज़्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। तो आप इसका आंसर क्लियर कर चुके होंगे। इसका आंसर है रसिया की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। रसिया की सीमा नहीं लगती है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नांकित में अफ्रीकी देश की दक्षिण में उत्तर की ओर किस सही स्थिति क्रम, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अल्जीरिया। तो इसका आंसर देखते हैं पहले, तो आपको वहीं से टिक हो जाएगा। अफ्रीका देशों की दक्षिण में उत्तर की ओर, ठीक है। सही क्रम इस प्रकार है, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मिलान करना है, तो पहले मिलान की सीधा कर लेते हैं। स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है, ठीक है। इसके पड़ोसी देश हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, यूक्रेन, सर्बिया इसका पड़ोसी राज्य है या हंगरी को पड़ोसी देश है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों की श्रेणी में नहीं आते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। आइए देखते हैं कौन से देश नहीं आते हैं। तो बी ऑप्शन नहीं आता है, आइए फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश के समूह में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यूरोप में स्थित नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह हैं। फिनलैंड में हिमोड़ों के जमाव से 50,000 ज़िले निर्मित हैं, इसलिए फिनलैंड के झीलों के देश कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्वे को उगते हुए देश। देखिए ये प्रश्न ज़रूर देखिएगा, पेपर से पहले आपको इनका देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान।
आंसर देखते हैं इसका। चौथे नंबर पेज की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सूडान सम्मिलित नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, अफ़गानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उज़्बेकिस्तान के साथ तजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका भी आंसर ले लीजिए। आंसर क्या होगा देख लीजिए। रूस के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, और सबके साथ है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रसिया। तो इसका आंसर है रसिया। रसिया का नहीं लगता है, घुमा घुमा कोई पूछिए। हाँ, फिलहाल ये जो अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है तो आप मान के चलिए चीज़ें रिपीट हुई होंगी। ठीक है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ पहली स्थलीय सीमा बनाता है? ठीक है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। चलिए आपका समय अप होता है, इसको देख लीजिए फटाफट। भारत के साथ, ठीक है, सबसे लंबी नदी स्थलीय सीमा बांग्लादेश करती है एवं सबसे कम अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। ये पेपर में पूछे गए सवाल है। देखिए जलवायु तथा मौसम से क्या सवाल बन सकते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, बैक डेज में क्या बना हुआ है, लिखा है सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है इतना 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 होता है। एक दो घर बुलाया और फिर पूरा मोहल्ला जुट गया। इसका आंसर ले लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन 700 मिलीमीटर पारा स्तंभ। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों का वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित जो वायु में हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मीटर पारा स्तंभ के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को एक महत्वपूर्ण पहलू है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, रुक जाइए वेट करिए, बी ऑप्शन। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, इसमें और कुछ जानने वाली हमारे लिए बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो बात जानने लायक नहीं रहेगी उसको हटा दिया जाए, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया कि नीचे दिए गए हैं विकल्पों में जल चक्र के संबंध में क्या गलत है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो देख लेते हैं सीधा कि जल चक्र के संबंध में क्या इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है बी ऑप्शन, कि यही जो है गलत है। ठीक है, कि जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। देखिए ये सारे चक्र के कारण हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में, पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं से आता है। वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा तथा जल पर धरातलीय प्रभाव से होकर लगातार गुजरता है। अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, जल के वाष्पीकरण के बादलों का निर्माण होता है। जल के वाष्पीकरण से लिए ही सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी होता है तथा बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का ही भाग है। देखिए सारी बातें हैं, तो जल चक्र का भाग बी वाला ऑप्शन नहीं था। प्रश्न देखिए दूसरा पूछा गया, इसमें 33 नंबर पे सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियन मैदान। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। इसका आंसर आपके पास है बी ऑप्शन, अमेजन बेसिन में। ठीक है,
सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। यहाँ औसतन वार्षिक 200 सेंटीमीटर है। यह बेसिन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्ष 110 सेंटीमीटर होती है वर्षा मतलब कि, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसी क्षेत्र के औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या, आर्द्रता। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है, आंसर क्या होगा सही वाला। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि वृक्ष को देख के उसकी संख्या जलवायु के जानने के लिए कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, तो वृक्ष की संख्या कोई योगदान नहीं है। प्रश्न देखते हैं, टाइम जोन से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? ठीक है, देखते हैं। कह रहा है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है और ब्लैंक दिया कहलाता है हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां पॉइंट, फिर देखिए 52वां समानांतर दक्षिण। इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर पूरा आपको मिल गया डी ऑप्शन, 52वां समानांतर दक्षिण। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह पे 52 डिग्री दक्षिण में और 52 समानांतर दक्षिण कहलाता है, जबकि अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यह पेटी 30 से 20% उत्तर पूर्व में स्थित रहता है। ठीक है, 5वें नंबर पेज पे चलते हैं। देखिए कड़ी से हम लोग जोड़ते चले जा रहे हैं, पेज बहुत ईजिली ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए मास्टर वीडियो का ये 36 नंबर का सवाल आ गया, इसमें देखते हैं। कह रहा कि शरदीय विषुवत रात दिन बराबर 2019 में ब्लैंक था 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, ए मतलब कि 23 सितंबर। सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर में समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों का समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन या रात की अधिक समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे क्रमशः वसंत विषुवत एवं शरद विषुवत कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर ग्रीनविच का लेते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ये सबको पता है, इसका आंसर ले लेते हैं फटाफट। डी ऑप्शन, 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये टाइम जोन से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है कि ग्रीनविच जो टाइम है, ठीक है, ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश से समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? लंदन, एम्स्टर्डम, शिकागो, न्यूयॉर्क। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका ए ऑप्शन रहेगा लंदन। ठीक है, लंदन इसका सही। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम वाला ये पूरा प्लेस आप देख लीजिए। और इसका देखिए इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। कल्पाइन रेखा की प्राइम मेरिडियन शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय सभी देश मानक समय बताते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं। और अगर भारत के मानक समय की स्थापना हुई थी तो 1947 में हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1947 को। भारतीय मानक समय IST GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है कर्क रेखा पर कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, ईरान और इराक से। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपके पास है सी ऑप्शन, भारत और सऊदी अरब।
कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब एवं भारत से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से भी गुजरती है। राज्यों के नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। ठीक है, वेट। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 8 राज्यों से हो गए। और कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर में स्थित है। आगे चलें, प्रश्न लेते हैं 40 नंबर का। और टोटल ये क्वेश्चन जानते कितने 47 या 53 क्वेश्चंस होंगे। तो एक अच्छी बात है जो कंप्लीट मिल जाए। ठीक है, एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर का है? 111, 41, 161, 191। आंसर देखते हैं इसका क्या सही होगा। इधर वाले पेज पे चलते हैं। देखिए ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है, मतलब 111। ठीक है, कह रहा सामान्य रूप से, थोड़ा सा मैं सही से जूम कर दूं, अभी ठीक हो गया, थोड़ा ब्लर हो गया। ठीक है, निर्मित होने वाली काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य पूरा समझाया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो लीजिए इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं। इसका आंसर है कि भैया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश पर इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 1 घंटे में समानांतर में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए इसका देखते हैं। देखिए विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया, ये बात आप जानिए। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय से 1 घंटे के अंतराल के आधार पर, ठीक है, विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जो जोन है वो 15 डिग्री पे बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड के नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन और बहुत सारी चीज़ों से आप देखते हैं निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न आपके सामने कि दुनिया को सबसे समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र कुल संख्या 12, 24, 48, 6। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 24, मतलब बी ऑप्शन सही है। बाकी वही सब बातें हैं। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे भारत का जो टाइम जो निर्धारित किया गया था वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया था, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। और सबसे अधिक टाइम जोन जो है उसके बाद आप देखेंगे तो फ्रांस में है। ठीक है, 12 और 11 रूस में है। पूरे विश्व में 24 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से क्या सवाल बीते दिनों में पूछा गया। सॉरी, वर्ड थोड़ा सा मिस हो गया। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो मिल गई आपको और सही भी है, क्योंकि कम समय में आपको चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है श्रीलंका। यह दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का अगर सर्वाधिक प्रतिशत देखेंगे तो केवल और केवल श्रीलंका में। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए हम लोग 6ठे नंबर पेज पे अपने चले गए और अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने 7वें नंबर पेज की तरफ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आखिरी नंबर पेज। ठीक है, देखिए निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान। तो देखते हैं जनसंख्या सर्वाधिक है इनमें से किसकी ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन आपके लिए ये वाला ऑप्शन सही है कि इंडोनेशिया इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। कह रहा प्रश्नकाल के दौरान ब्राज़ील की जनसंख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, और वर्तमान में इंडोनेशिया की जनसंख्या विकल्प में सबसे अधिक है। वर्तमान में शीर्ष 10 जनसंख्या वाले देशों के लिए प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या में सारणी देखें। तो चलिए सारणी देखने की कोई ज़रूरत देख लेते हैं कि नहीं हम लोगों को। यही है सारणी। ठीक है,
इसको छोड़िए, आगे चलें। इसको आप बाद में PDF के रूप में जब आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मिस्र, इथोपिया, दक्षिण अमेरिका, नाइजीरिया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या जवाब सही रहेगा, ठीक है, क्या आंसर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आंसर दे रहे होंगे। हाँ, इसका देखिए C ऑप्शन सही है, नाइजीरिया। वर्ष 2011 के दिए गए विकल्पों के सर्वाधिक जनसंख्या वाला अफ्रीका देश नाइजीरिया था, जिसकी जनसंख्या 162.81 मिलियन, ठीक है, थी। वर्तमान में भी नाइजीरिया ही दिए गए विकल्प में सर्वाधिक है और जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश है। देखिए ये कुछ बना हुआ है, इसको छोड़िए। ये प्रश्न देखिए, एशिया के निम्नलिखित में से किन देशों में, ठीक है, देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु संख्या अधिक होगी? बहरीन, इजराइल, जापान, सिंगापुर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का C ऑप्शन सही है, ठीक है। C मतलब कि जापान, तो C मतलब कि जापान कह रहा है जापान में पिछले कई वर्षों से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि ऋणात्मक रही है, अर्थात वहाँ मृत्यु दर जन्म दर के अपेक्षा अधिक हो गई। वर्तमान में वर्ष 2019, देखिए रिपोर्ट तो छोड़िए, खाली आंसर आप मिल गया आपको। और इधर चलते हैं, ये पूरा डेटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न में, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 3, 4, 5, 6। देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का जवाब है D ऑप्शन 6, ठीक है। प्रश्न काल के दौरान विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में 6 एशियाई देश हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ठीक है। आगे चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न पे देखिए, निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है B ऑप्शन, B में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है दक्षिण एवं पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इसकी जनसंख्या जो है लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला ये देश है, ठीक है। इसकी राजधानी जकार्ता तथा मुद्रा रुपया है। इस ईरान की राजधानी तेहरान तथा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आगे चलते हैं। खैर 50 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कूट भाषा में मेल करने के लिए कह रहा है और वही क्रम में किसी चीज़ के लिए सजाने के लिए कह रहा है। मैं सीधा इस क्वेश्चन को आप बाद में देख लीजिए, और वही क्रम में मतलब कुछ बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। आखिरी पेज पे हम लोग चले आए हैं। चलिए आखिरी पेज में देखिए, आपके सामने प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ठीक है, भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं। इस प्रश्न का जवाब है C ऑप्शन, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ लिखा है कि प्रश्नकाल के दौरान पाकिस्तान सर्वाधिक नगरीकृत वाला था, और 2019 की अगर मध्य अवधि में देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीकृत हो गया भूटान, फिर हो गया पाकिस्तान, ठीक है, और फिर भारत, फिर श्रीलंका। देखिए ये सब कराने के पीछे मेन रीज़न यही है कि आपको क्विक तरीके से ये देखने को मिल जाए कि बीते दिनों में क्या आया था। ठीक है, उससे आप आइडिया लगाएं और अपनी पढ़ाई तेज़ी से रखें। ठीक है, देखिए विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई थी कब? 2001, 2004, 2009, 2010। तो देख लीजिए इसका आंसर C है, 2009 में बढ़ गई थी। ठीक है, यहाँ डिटेल्स लिखे हुए हैं। 23 मई 2007 को नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई थी। 2005-2010 में उसमें लगातार वृद्धि देखी, और 2010 में 51% हो गई यही चीज़, और 2007 में नज़दीकी उत्तर 2009 होगा उस वक्त के दौरान। ठीक है, प्रश्न देखिए 53 नंबर, करा कि अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, देखिए 2040, 2050, 2060, 2070। देखिए कब तक सिमट जाएगी, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2050 तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या अनुभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 2050 तक विश्व 70% आबादी जो है नगरों में सिमट जाएगी। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण
स्तर है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल। देखते हैं इसका आंसर क्या। इसका आंसर ए ऑप्शन, ठीक है, 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला है कि 45 डेसिबल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है। तो इसका भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका सी ऑप्शन आप बोलेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन मतलब कि उत्तरी अमेरिका। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट हुई थी, उस रिपोर्ट में भी यही दिखाया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में क्या दिखाया गया था। रिपोर्ट की चर्चा हम लोग नहीं देखेंगे, आप बाद में जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप इसको देख लिए, ठीक है। ये कुछ रिपोर्ट आई थी, ठीक है। प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए इसका ऑप्शन है डी है, डी ऑप्शन इसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक थी, लेकिन अब अगर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो जारी विश्व नागरीकरण परिदृश्य जारी हुआ था वर्ष 2019 में भारत की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं जापान, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर। तो आप आंसर देख लीजिए इसका। इसका आंसर आपके पास है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं। यहाँ देखिए सिंगापुर सर्वाधिक नगरीकृत, 100% आबादी, ठीक है। यहाँ एक रिपोर्ट की चर्चा हुई होगी और यहीं पे प्रश्न संख्या समाप्त हुई होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ये मास्टर वीडियो का सीरीज़ है, ये मैं कराता रहूँगा कंटिन्यूसली जब तक पूरे GS का सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। कुछ और रहा तो वो भी कराया जाएगा, ठीक है। तो विश्व के भूगोल को अटैम्प्ट करिए, देखिए, और यही बैक डेज में क्वेश्चन पूछे गए, इन सवालों को ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हुआ है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख के आप पूरा करें, ठीक है। थैंक यू।